नमस्कार दोस्तों, असास देख रहे हैं आप और असास आपके लिए लेकर आया है राज तिलक किस्से प्रधानमंत्री के। हम बात कर रहे थे हमारे 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने की ओर। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसे देखिए, जान लीजिए कि चाय बेचने वाला एक लड़का गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी 7 अक्टूबर 2002 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं। वह व्यक्ति जो रणनीतिकार के रूप में बीजेपी में कार्यरत थे, आज वह व्यक्ति बिना कोई चुनाव लड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। मोदी जी के लिए सुरक्षित सीट खोजा गया और वह खोज जाकर खत्म होता है सबसे सुरक्षित सीट में से एक, राजकोट जीती विधानसभा सीट में। उस समय वहाँ के विधायक थे वजूभाई वाला, जिनसे इस्तीफा लिया गया। वहाँ पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में मोदी जी के सामने कांग्रेस के प्रखर नेता अश्विनी मेहता जी थे। मोदी जी अब तक दूसरों को चुनाव जिताने के लिए जाने जाते थे, स्वयं के लिए यह उनका पहला अनुभव था। उपचुनाव 21 फरवरी को हुआ, जिनका परिणाम आया 24 फरवरी 2002 को। नरेंद्र मोदी जी 14,725 मतों से विजयी रहे। मोदी जी के जिक्र जश्न मनाया जाता, इससे पहले वह हो गया जिसके कलंक को मोदी जी अब तक नहीं धो पाए हैं। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अहमदाबाद जा रही थी। ट्रेन गुजर स्टेशन से रवाना हुआ ही था कि ट्रेन को चेन पोलिंग करके रोका गया। उसके बाद S6 बोगी में आग लगा दिया गया। उस बोगी में सवार 59 लोग जिंदा जला दिए गए। वे सभी अयोध्या से लौट रहे तीर्थयात्री थे। घटना पर नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए इसे स्थानीय मुसलमानों द्वारा नियोजित एक आतंकवादी हमला घोषित कर दिया। अगले दिन सुबह विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान दंगे हुए और पूरे गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा फैल गया। सरकार ने जले हुए शवों को गोधरा से अहमदाबाद ले जाने का निर्णय लिया। सरकार का यह निर्णय आग में घी डालने का काम किया। मुस्लिम विरोधी हिंसा धधक उठा। राज्य के 26 प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। सरकार द्वारा दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इस दंगे में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए। अनगिनत महिलाओं से बलात्कार हुए। 1,50,000 मुस्लिमों को शरारती से भी रखना पड़ा। गई काले गोधरामा अमानवीय अत्याचार थे અને વેરથી ક્ષમતો નથી। जहां जहां दंगे हुए कोशिश की गई, लोगों पे गोलियां चलाई गई, देखते ही मार दो की सूचना दी गई। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ साफ कहा गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को गुजरात आना पड़ा। उन्हें एक जनसभा में मोदी जी को राजधर्म निभाने की नसीहत देना पड़ा। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न विधों द्वारा गुजरात सरकार को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कुछ ने इसे राजकीय आतंकवाद कहा तो कुछ ने इसे जनसंहार के रूप में वर्णित किया। मार्था नुसबैम, अमेरिकन फिलोसोफर, ने कहा कि अब तक एक व्यापक सहमति है कि गुजरात हिंसा जाति सफाई का एक रूप था, कि कई मायनों में यह पूर्व से नियोजित था और सरकार के मिलीभगत से हुआ था। संजीव भट्ट, पूर्व IPS उस पद के नोडल अधिकारी, के अनुसार गोधरा कांड के बाद 27 फरवरी 2002 की शाम मुख्यमंत्री आवास पर हुए एक सुरक्षा बैठक में वह मौजूद थे। इसमें मोदी जी ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा उतारने का मौका दिया जाना चाहिए। पर मोदी सरकार के बयान है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संजीव भट्ट इस बैठक में मौजूद थे। इस हिंसा की जांच के लिए गुजरात सरकार ने मार्च 2002 में नानावटी शाह आयोग बनाया, जिसका रिपोर्ट सितंबर 2008 में आया और इस रिपोर्ट में गोधरा कांड को सोची समझी साजिश बताया गया। साथ ही मोदी जी, उसके मंत्रियों और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्लीन चिट दे दिया गया। इस हिंसा के लिए मोदी जी के खिलाफ केस लड़ा गया। दिसंबर 2013 में मजिस्ट्रेट उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उसे निर्दोष पाया। हिंसा के बाद मोदी जी के इस्तीफा के लिए व्यापक आह्वान किया गया। विपक्ष ने संसद ठप कर दिया। देश के मीडिया संस्थानों ने उनके खिलाफ बहुत लेख लिखे, जिनके कारण मोदी जी ने उस समय के बाद मीडिया से दूरी बना लिया। वह मोदी जी जो कभी एक कैमरा या माइक देकर कहीं भी रुक जाते थे,
वही आज मीठा छतरी बना लिए थे। मोदी जी ने गोवा में अप्रैल 2002 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में अपना इस्तीफा सौंप दिया, पर इसे अस्वीकार कर दिया गया। 19 जुलाई 2002 को मोदी मंत्रिमंडल का बैठक हुआ और उसके बाद उसने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। विधानसभा भंग कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने उन दंगों के लिए कभी भी अफसोस जाहिर नहीं किया और न ही कभी माफ़ी मांगी। 2004 में चुनाव हारने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माना था कि गुजरात हिंसा चुनाव हारने का मुख्य कारण था और मोदी जी को पद पर बने रहने देना गलती। हिंसा के बाद यूएस एवं यूके ने मोदी जी को हिंसा का जिम्मेदार मानते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो क्रमशः 2012 एवं 2013 में हटाया गया। दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुआ। मोदी जी इस बार मई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में मोदी जी ने खूब हिंदुत्व की राजनीति किया, मुस्लिम विरोधी बयान दिए, धार्मिक ध्रुवीकरण किया गया। मानव अधिकार से संबंधित और हिंसा से संबंधित मोदी जी की आलोचनाओं को बहुत ही कुशलतापूर्वक गुजरात के आत्मसम्मान में हमले के रूप में जोड़कर उसे प्रचारित किया गया। मोदी जी अपने खिलाफ प्रयोग हुए सारी आलोचनाओं और आरोपों को गुजराती अस्मिता पर हमले के रूप में प्रदर्शित करने लगे। मोदी जी वाक कलम इतने बेहतरीन है कि उनके कहे एक एक शब्द लोगों के मन में बस जाते हैं, क्यों ना उनके कहे कोई बात असंभव या झूठ हो। इस जदोई आवाज़ के पीछे भी मोदी जी का परिश्रम छिपा हुआ है। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। हमारे आवाज़ के लिए, वॉइस कोड के लिए हमारे शास्त्रों में योगा थेरेपी है, ब्रीदिंग सिस्टम है, उसकी मैंने ट्रेनिंग ली है स्पेशली, और उसके कारण मैं टिक पाता हूँ। और वैसे भी मेरा आवाज़ ये मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने एक सभा में मोदी जी को मौत का सलाहकार कह दी थी। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के इस चुनाव में मोदी जी बहुत ही शान शौकत से सीएम बने। हिंदुत्व और ध्रुवीकरण करके मोदी जी सत्ता में वापस लौट आए। वह इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा सीट लेकर आए थे। मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना फोकस हिंदुत्व और ध्रुवीकरण से हटाकर विकास एवं कृषि स्तर पर लगाने लगे। मोदी जी धार्मिक संगठन से दूरियां बनाने लगे। 2007 के विधानसभा चुनाव मोदी जी ने अपने विकास मॉडल को सामने रखकर लड़ा और बीजेपी को 182 में से 170 सीट प्राप्त हुई। इस बीच गुजरात में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। जल की रखरखाव हेतु 5 लाख से ज़्यादा निर्माण कार्य हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया, छोटी सरकार का समर्थन किया, निजी इलाका का समर्थन किया। मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात से बहुत ज़्यादा निवेश प्राप्त किया। टाटा मोटर्स से निर्माण क्षेत्र में निवेश लिया गया। राज्य के हर छोर में बिजली पहुंचाया गया। उनके विकास मॉडल से अंबानी परिवार इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने उसे सीएम रहते ही देश के प्रधानमंत्री पद के हकदार बता दिए थे। I mentioned during my last visit that my father saw in Narendra Bhai लांबी रेस नो घोड़ो छे। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस देश में कोई सीईओ है जो कि एक कंपनी नहीं, एक सेक्टर नहीं, एक स्टेट, एक कंट्री चला सकता है, वो श्री नरेंद्र मोदी। गुजरात को एक टूरिज्म हब के तौर पर विकसित और प्रचारित किया गया, जिसके कारण गुजरात को देश और दुनिया में विशेष खुशबू है गुजरात की। आपने माथा टेका सोमनाथ में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मोदी जी के कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तेजी से विकास हुआ। 2001 से 2010 तक 10.97% कृषि विकास दर रहा। 2012 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी को विकास पुरुष के नाम पर प्रचारित किया गया। गुजरात मॉडल प्रसारित किया गया। सितंबर-अक्टूबर 2012 में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाला गया। मोदी जी इस यात्रा के बहाने पूरे सभी सीट में भ्रमण किए, साथ में एक नेता लीडर के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। बीजेपी 182 में से 115 सीट जीतकर फिर से सरकार में आ गई। नरेंद्र मोदी जी को पुनः सीएम बनाया गया। पीएम पद के लिए मोदी जी का नाम का ऐलान तो 2013 में हुआ, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही उनके बढ़ते कद को देखकर उनके इर्द गिर्द पीएम पद की चर्चा चल पड़ी। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले खुद बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा था कि मोदी पीएम पद के दावेदारों की लिस्ट में हैं। इसके बाद जब गुजरात ने नरेंद्र मोदी को चौथी बार गुजरात का सीएम चुना तो कई तरफ से उन्हें पीएम बनाने की मांग होने लगी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अभी हलचल बढ़ गई। 2012 से ही नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के साथ साथ अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को खूब बनाया और साथ ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। उन्होंने खुद को एक मात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। इधर 2013 में बीजेपी के अंदर ही प्रधानमंत्री पद को लेकर घमासान चल रहा था। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में लाल कृष्ण आडवाणी सबसे आगे थे। दरअसल बीजेपी को नींव से इमारत तक खड़ी करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीतिक सक्रियता समाप्त हो जाने के बाद इस पद के लिए उनके नाम का आना स्वाभाविक था। उनके अलावा सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी आगे थे।
तत्कालीन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी नाम उछाला गया। पार्टी के अंदर और बाहर हर तरफ चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट की घोषणा का सवाल गर्म था। अडवाणी जी पहले ही इस पद के दावेदारों में से एक थे। उनका कद इतना बड़ा था कि 1996 और 1998 में भी प्रधानमंत्री पद के असल दावेदार माने जाते थे, लेकिन हवाला कांड और अन्य राजनीतिक परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं गई। लेकिन इस बार अडवाणी जी के प्रधानमंत्री बनने में रुकावट कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाना चाहती थी, लेकिन अडवाणी तैयार नहीं थे। वजह थी नरेंद्र मोदी का 2002 के गुजरात दंगों में दागदार होना। अडवाणी का मानना था कि अगर मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया तो यूपीए की महंगाई और भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं होगी। ऐसी खबरें थी कि मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज की भी यही राय थी। दिलचस्प बात यह थी कि अडवाणी जिस मोदी का विरोध कर कभी उनके सीएम की कुर्सी उन्होंने खुद बचाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी को बर्खास्त कर देना चाहते थे। तब अडवाणी जी ने ही धमकी देकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। बीजेपी की बागी नेता यशवंत सिन्हा के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के बाद यह तय कर लिया था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। गोवा में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें अटल जी मन बनाकर गए थे कि मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें बर्खास्त कर देंगे। पार्टी में इस पर मंत्रणा हुई और अडवाणी जी ने इसका विरोध किया था और अटल जी को यहाँ तक बात कह दी थी कि यदि आप मोदी को बर्खास्त करेंगे तो मैं भी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए वह बात वहीं रुक गई और मोदी अपने पद पर बने रहे। अब हम बात करते हैं उस दिन का जिस दिन मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाया गया। दोपहर 1 बजे गुजरात में मोदी को एक किताब का विमोचन करना था, लेकिन अचानक खबर आई कि वो अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली आएंगे। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली से लेकर मुंबई तक जश्न शुरू हो गया। मोदी के मुखौटे हर तरफ छाने लगे। दोपहर 3 बजे मोदी गुजरात में अपने मुख्यमंत्री आवास से दिल्ली के लिए निकले। इस वक्त तक ये जगजाई हो चुका था कि इलाके से अडवाणी जी नाराज हैं। करीब 3 बजे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह अडवाणी जी को मनाने के लिए उनके घर गए। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शाम को 5 बजे होने वाली थी। उससे पहले मोदी के बड़े बड़े पोस्टर हेडक्वार्टर पहुंचने लगे। इस वक्त तक ये साफ हो गया था कि पार्टी अब किसी की नाराजगी को तवज्जो नहीं देने वाली है। शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। बीजेपी बाबा करती रही कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये बात भी सामने आ गई कि मोदी के नाम पर अडवाणी जी सहमत नहीं है। शाम 5:30 को खबर आई कि अडवाणी जी का काफिला संसदीय बोर्ड की बैठक में आने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उनका तबीयत खराब हो गया, जिनके कारणवश बैठक में नहीं आ पाए। परंतु उन्होंने एक चिट्ठी भेजा और चिट्ठी में अपने ना आने की वजह बताई। शाम को 6 बजे अडवाणी जी की गैर मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम का ऐलान किया। यहाँ मोदी जी ने कहा, चुनाव में बीजेपी विजयी हो इसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। इस दौरान मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज जी उनके साथ में रही। शाम को 7 बजे मोदी अडवाणी जी से मिलने उनके घर पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। ये संयोग देखिए मोदी जी का, जब वह गुजरात के सीएम बने तब अपने सबसे खास और गुजरात के कद्दावर नेता केशुभाई पटेल जी को उनके पद से हटाकर मुख्यमंत्री बने, और जब पीएम पद के उम्मीदवार बनाया गया तब उसने अपने राजनीतिक गुरु माने जाने वाले श्री LK अडवाणी जी से उनके हक के पद को छीनकर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बने। मोदी जी क्या आसानी से पीएम उम्मीदवार बन गए? नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचने की राह इतनी भी आसान नहीं थी। वो गुजरात से दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन पीएम पद की उनकी दावेदारी के बाद पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर विरोध के कई आवाज उठने लगे। मोदी के नाम की घोषणा के साथ ही लागे अडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। राजनाथ सिंह को उन्होंने इस्तीफा की चिट्ठी भेजी। इस हलचल को देखकर बीजेपी के साथ साथ RSS भी सक्रिय हुआ। संघ संचालक मोहन भागवत खुद अडवाणी को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे। कुछ समय बाद अडवाणी ने कहा कि जो पार्टी कहेगी उसे मैं मान लूंगा। अंदर की घमासान तो थम गया, लेकिन बाहर मोदी जी का विरोध शुरू हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ 17 साल की गठबंधन को तोड़ दिया और एनडीए से बाहर हो गए। 19 जून 2013 को नीतीश कुमार ने कहा था कि आए तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सकता सौरा जमीर। नीतीश कुमार लगातार मोदी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते रहे। इन विरोधों के बीच मोदी के लिए RSS हमेशा खड़ा रहा। उन्हें आगे बढ़ाने में RSS की मुख्य भूमिका रही। मोहन भागवत ने उस वक्त कहा था कि मोदी अकेले ऐसे आदमी हैं जो RSS की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। 2014 के चुनाव को RSS ने कितनी अहमियत दिया, इसका नया संघ प्रमुख की इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम 2014 में चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी अगले 25 सालों तक सत्ता में रह सकती है, लेकिन अगर हम हारते हैं तो हम चाहे जितनी कोशिश कर लें अगले 100 साल तक हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह अपने प्रचारक को पीएम बनाने के लिए RSS हमेशा सक्रिय रहा। मोदी जी ने अपना पहला नामांकन 9 अप्रैल को वडोदरा से भरा। उस वक्त उनके साथ में राजमाता सुहागिनी अजय गायकवाड़ और चाय बेचने वाली किरण महिला जी थी। मोदी जी ने वाराणसी से नामांकन 24 अप्रैल को भरा। इससे पहले उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। 16वीं लोकसभा के लिए 2014 में 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चौड़ों में चुनाव हुए। इस दौरान मोदी जी ने सारा दारोमदार अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने 25 राज्यों में करीब 440 बड़ी रैलियों को संबोधित किया, 5,000 से ज़्यादा सभाएं की और करीब 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की। उस वक्त देश में हर तरफ मोदी लहर थी।
मोदी ने लोगों से महंगाई खत्म कर अच्छे दिन लाने का वादा किया, सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया, विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने के मुद्दे को जोरदार तरीके से पेश किया। बीजेपी ने मिशन 272+ का प्लान बनाया था। पार्टी और प्रत्याशियों को हटाकर मोदी को केंद्र में रखकर प्रचार किया गया। प्रचार के लिए कई ऐसे नारे मैदान में उतारे गए जो कुछ ही दिनों में लोगों की जुबान पर चढ़ गई। इनमें अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, हर हर मोदी, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास आदि जैसे नारे शामिल थे। उस वक्त तो देश में लोगों के पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो वो मोदी को वोट दे रहे थे या फिर नहीं दे रहे थे। कई ऐसे थे जिनको मालूम ही नहीं होता था कि वह जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार कौन है। वह लोग केवल यह जानते थे कि उन लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। ऐतिहासिक जीत 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था कि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये राजनीति का वो दौर था जब एक चेहरा पार्टी से भी बड़ा बनकर उभरा। बीजेपी ने इस चुनाव में पार्टी को नहीं बल्कि मोदी को आगे किया। महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक कांग्रेस के खिलाफ देश भर में ऐसा माहौल था कि पार्टी को लगा कि अब तो नहीं तो कभी नहीं। नतीजा था कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने दम पर बहुमत हासिल किया। 16 मई 2014 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फैसले का दिन था। इस दिन जो हुआ उसका अंदाजा तो खुद बीजेपी को भी नहीं था। बीजेपी को अपने दम पर 282 सीटें मिली। वहीं एनडीए की बात करें तो 543 में से 336 सीटें प्राप्त हुई। नरेंद्र मोदी जी को दोनों ही लोकसभा सीटों पर बम्पर जीत मिली। वाराणसी में मोदी जी को 5,81,022 वोट मिले थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को करीब 3,71,000 वोट से हराया था। वडोदरा से भी उन्हें दमदार जीत मिली, हालांकि बाद में उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी थी। 1984 के लोकसभा चुनावों के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पार्टी को इतनी सीटें मिली कि उसे सरकार बनाने के लिए किसी अन्य समर्थन की जरूरत न पड़े। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना। बीजेपी का 31% वोट प्रतिशत रहा, जो आज़ादी के बाद हुए चुनाव में बहुमत पाने वाली किसी पार्टी के सबसे कम था। इस चुनाव में कांग्रेस की इतनी ज़्यादा दुर्गति हुई कि वह विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रही। विपक्ष में बैठने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की 10% सीटें मतलब 55 सीटें होना अनिवार्य होता है, लेकिन कांग्रेस की सीटें बहुत कम थी। यूपीए को 59 सीटें और कांग्रेस को 44 सीटें प्राप्त हुई। हार के बाद 17 मई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। 20 मई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। माना जाता है कि मोदी जी आज जो कुछ भी हैं वह 2002 के गुजरात दंगों के कारण है। अगर 2002 में गुजरात में दंगे नहीं होते तो बीजेपी फिर सत्ता में नहीं आते, क्योंकि उस दौर में बीजेपी गुजरात में जनता से अपना समर्थन खो चुके थे और बीजेपी की विधानसभा चुनाव में हार निश्चित थी। पर गुजरात में दंगे के बाद धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ और मोदी जी सत्ता में वापस लौट आए और इसके बाद मोदी जी ने सफलता के नई मुकाम हासिल कर लिया। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको राज तिलक की सीरीज पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।